नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अंकुर पांचाल आईडी के क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। तो राजस्थान की इतिहास A2 सीरीज के जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन चल रहे हैं कि टॉपिक 1 से लेकर एंड तक अपन को जो सारी चीजें पढ़नी है। उसके अंतर्गत अपन ने कल जो है सभ्यताओं को शुरू किया था और कालीबंगा सभ्यता को अपन पढ़ रहे थे। लास्ट में वीडियो में आवाज चली गई थी तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। कुछ तकनीकी खराबी आ जाने से वो आवाज चली गई थी, लेकिन वो कुछ ही मिनट की बात थी तो उसको अपन आज वापस देख लेंगे थोड़ा सा। और आज जो अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन पढ़ेंगे आहड़ और गणेश्वर सभ्यता के बारे में। तो कल अपन को इतना समझ में आ गया था कि भाई जो सभ्यताएं है ये सभ्यताएं क्या होती है। तो सभ्यताएं ही हमारी संस्कृति है कि आज से पूर्व यानी कि आप प्राचीन काल की अपन बात करते हैं तो प्राचीन काल में जो व्यक्ति निवास कर रहे थे उनका रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, उनका समाज किस प्रकार का था, इन सभी की बातें जो है वो अपन सभ्यताओं के अंतर्गत अध्ययन कर रहे थे। तो जब अध्ययन कर रहे थे तो अपन किस सभ्यता का जो है वह खोज किसके द्वारा की गई, किस सभ्यता का उत्खनन कार्य किस व्यक्ति के द्वारा किया गया, इन सबको लेकर अपन ने चर्चाएं करी थी। अब बढ़ते हैं अपन आगे अब अगली क्लास को लेकर भाग 2, राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं। तो कालीबंगा की अपन कल बात कर रहे थे। तो कालीबंगा जो सभ्यता है वहां पर पालतू पशुओं के रूप में जो मिला है वो क्या है, तो कि वहां पर पालतू पशुओं में कुत्ते के प्रमाण मिले। यानी कि वहां के जो पालतू पशु थे उनमें कुत्ते के प्रमाण मिले कि घरों के अंदर जो है ऐसा देखा गया है वहां पर कि जो पालतू पशु के रूप में वो जिस जानवर को रख रहे थे घर में वो क्या था, तो वहां पर कुत्ते पालने के जो है वो अपन को प्रमाण मिलते हैं। एक बात कर रहे थे अपन कृषि की कि सरसों और जो है इसके अलावा वहां पर कितने प्रकार की 9 प्रकार की कृषि के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें गेहूं, जौ, चना, सरसों, राई और कपास इत्यादि मुख्य रूप से शामिल है। फिर बात करते हैं अपन आगे कि वहां की जो मोहरें हैं वो मोहरें किस प्रकार की मिली है। तो वहां की जो मोहरें मिली है वो मिट्टी, तांबे और सैलकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, तो 3 चीजें आप लोग याद रखें कि पालतू पशुओं में किसका याद रखना है कि कुत्ते के प्रमाण वहां पर मिले हैं। कृषि कितने प्रकार की है, तो वो कितने प्रकार की मिलती है अपन को, वहां पर 9 प्रकार की कृषि के साक्ष्य अपन को मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं अपन कौन सी सभ्यता की, तो अपन बात कर रहे हैं कालीबंगा सभ्यता की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। वहां का जो समाज है वो समाज किस प्रकार का देखने को मिला हमें कि वहां का जो समाज है वो मात्र सत्तात्मक है। यानी कि वर्तमान परिस्थितियों में अपन बात करें तो जो समाज वो पितृ सत्तात्मक होते जा रहे हैं कि सभी अधिकारों पर पिता का अधिकार होता है। लेकिन उस समय के जो समाज थे वो किस प्रकार के थे, तो वो मात्र सत्तात्मक समाज अपन को कालीबंगा सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब बात करें वहां की लिपि और अन्य साक्ष्य। तो वहां की जो लिपि है वो किस प्रकार की है कि वो सर्पिलाकार लिपि है कि जैसे लाइन यहाँ से शुरू हुई तो वो घूमते फिरते ऐसे राउंड मारती रहेगी। ठीक है, अब वो जो लिपि है वो किस प्रकार की है, वो बिल्कुल अपने लिए कैसी अभी तक रहस्य है, क्योंकि अपन ना उसको पढ़ पाते हैं ना अपन उसको समझ पा रहे हैं। कि जैसे अपन हिंदी भाषा या संस्कृत भाषा का जब अध्ययन करते हैं तो अपने पास एक लिपि मौजूद है जिसका नाम है देवनागरी। उसी के माध्यम से अपन हिंदी भाषा और संस्कृत भाषा को समझ पाते हैं। बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी के लिए अपने पास लिपि है रोमन, और उर्दू की बात करें तो अरबी और फारसी लिपियों में अपन उनको समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो लिपि मिली हुई है वो बिल्कुल कैसी है, वो रहस्य है, और इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सर्पिलाकार लिपि। जो एक शुरू होती है जैसे ये शुरू हुई इधर जाएगी इधर जाएगी इधर जाएगी, लेकिन इसको अपन समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो लिपि और अन्य साक्ष्यों की बात करते हैं तो लिपि है वो कहां से कहां लिखी जाती है, तो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है, जिसे क्या कहा गया है, सर्पाकार बोल दिया, बूस्ट्रोफिडन लिपि कहा गया है। ठीक है, अभी तक लिपि का सफल पाठन नहीं हो सका है, यानी कि उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, तो ये बात हो गई अपने लिपि को लेकर कि वहां की लिपि कैसी थी, तो वहां की लिपि सर्पाकार लिपि थी। ठीक, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है और वो अभी तक अपने लिए क्या बनी हुई है, तो अभी तक अपने लिए एक रहस्य बनी हुई है। दूसरी बात करें कि क्या मिला अपन को वहां से, कि सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा, क्या मिला हुआ है, सूती कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा एक अपन को वहां से मिला है, जिसका चित्र जो है मैं लेकर आया हूं वहां से ढूंढ के, इसको देखें आप सभी। और लास्ट पॉइंट की अपन बात करें, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट कि इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ, ये सभ्यता कैसे लुप्त हुई। तो अधिकांश जो सभ्यताएं हैं या तो वो प्राकृतिक आपदा या फिर वो महामारी के कारण ही नष्ट हुई है। और जो कालीबंगा सभ्यता है इसके नष्ट होने के कारण में भी अपन को वही चीज शामिल की गई है कि एक तो प्राकृतिक आपदा और एक व्यक्ति है कौन, कैनेडी।
जो अपने इतिहासकार है वो क्या बताते हैं कि इसका जो कारण है अंत होने का वो क्या है, संक्रमण, यानी कि संक्रमण में कोई भी बीमारी हो सकती है जिसके फैलने से इस सभ्यता का क्या हुआ है, पतन हुआ है। तो ध्यान रखें आप सभी की जो कालीबंगा सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, तो एक तो प्राकृतिक आपदा आप लोगों को याद रखना है, और दूसरा क्या रखना है कि संक्रमण के कारण, और संक्रमण का जो कारण बताने वाले हैं कौन है, तो वो कैनेडी है। कैनेडी का मानना है कि भाई जो कालीबंगा सभ्यता है इसका पतन कैसे हुआ, तो वो संक्रमण के कारण हुआ है। ठीक है, तो अपन ने बात करी कौन सी सभ्यता को लेकर, कालीबंगा को लेकर भाग फर्स्ट में, और कुछ चीजें अपने कल बच गई थी जो जिनको अपन ने अभी पढ़ा है। अब आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपने लिए दो सभ्यताएं मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक तो आहड़ और दूसरी गणेश्वर। कोई भी सभ्यता अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहली चीज है आप लोग को ये याद रखनी है कि क्या याद रखना है कि एक तो कोई भी सभ्यता है उसकी खोज किसने की और उत्खनन कार्य किसने किया, इन दो चीजों को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। फिर उसके बाद अपन बात करें जैसे समय की, तो समय निर्धारण अलग अलग बताया जा सकता है अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार इनका। ठीक है, तो कालीबंगा को अपन संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं, और आज अपन को बात करनी है कौन सी सभ्यता को लेकर, आहड़ और गणेश्वर को लेकर। तो बात करते हैं अपन कौन सी सभ्यता की, आहड़ सभ्यता की। तो आहड़ सभ्यता जो है, पहली बात तो कि इसका जो स्थान है वो कहाँ है, अपना मैप देखा था कल, उसमें मैंने बताया था आपको कि उदयपुर जो अपना जिला है, उस उदयपुर जिले में जो अपन को सभ्यता मिली है वो कौन सी सभ्यता है, तो वही आहड़ सभ्यता है। ठीक है, अब आहड़ सभ्यता नदी कौन सी है, आयड़, और पहले इसका नाम क्या था, बेड़च। पहले इसको क्या बेड़च नाम से भी जानते हैं। तो दोनों नाम आपको ये याद रखने हैं कि वर्तमान में तो एक आयड़ और एक बेड़च, दोनों एक ही नदी है जिसके किनारे जो अपन को सभ्यता मिली है वो कौन सी सभ्यता है, वो आहड़ सभ्यता है। ठीक है, तो दो बातें याद रखनी, स्थान कौन सा हो गया, उदयपुर राजस्थान। नदी की बात करें तो कौन सी होगी, आयड़ या बेड़च नदी। फिर इसका जो कालक्रम है शिकारबन पद्धति के अनुसार जो अपन को बताया गया है वो क्या बताया गया है कि 2000 ईस्वी पूर्व से ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व जो है अपन को इसका क्या बताया हुआ है, इसका काल बताया हुआ है। अब ईसा पूर्व में जो सन चलता है वो उल्टा आएगा और फिर वापस आगे जाएगा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले का जो समय है उसी को क्या बोला गया है, ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म का जो बाद के वर्ष है उनको ईस्वी सन से अपन जानते हैं। ठीक है, अब बात करें इसके उपनाम की, तो इसको एक तो कहा क्या कहा गया है, आहड़ संस्कृति, दूसरा इसको बोला गया है बनास संस्कृति, और तीसरा आप लोगों को याद रखना है मोस्ट कि इसी को क्या कहा है, आघाटपुर, एक इसको कहा है आघाट दुर्ग, और इसको एक कहा जाता है ताम्रवती नगरी, और एक इसको कहा जाता है महासतिया। जब अपन मध्यकालीन इतिहास में मेवाड़ का राजवंश पढ़ते हैं तो वहां भी अपन को इस शब्द का उल्लेख मिलता है कि जो महासतिया है वो क्या है, तो वो मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान है। और जो यहाँ पर सबसे पहले छतरी बनी है वो किसकी बनी हुई है, तो वो अमर सिंह की बनी हुई है। ये जो महासतिया है ये क्या है, मेवाड़ के राजाओं का शाही शमशान है, और यहाँ पर जो पहली छतरी है वो किसकी है, वो अमर सिंह की है। क्विक रिवीजन अपन को अक्टूबर तक सीईटी के पेपर तक सारे टॉपिक जितने भी अपने राजस्थान इतिहास के अंतर्गत है सभी को पढ़ना है, तो अपन को क्लास को कंटिन्यू रखना है, और जितने भी बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं वो आगे जुड़े रहें, और अपनी जो क्लास है इसको बराबर से देखते रहें ताकि आप लोग समय पर अपना सिलेबस पूरा कर पाए। बढ़ते हैं अपन आगे, आहड़ सभ्यता की खोज। अब खोज किसके द्वारा की गई, तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। कब की गई, स्वतंत्रता के बाद 1953 में। ध्यान रखें कि जो आहड़ सभ्यता है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है, अक्षय कीर्ति व्यास। ठीक है, तो खोजने वाले व्यक्ति कौन है, अक्षय कीर्ति व्यास, और एक अपन को बताया गया है प्रथम उत्खनन। ठीक है, अब प्रथम उत्खनन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो 3 वर्ष पश्चात 1956 ईस्वी में, 3 वर्ष पश्चात 1956 ईस्वी में आरसी अग्रवाल, यहां पर शब्द थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आरसी अग्रवाल एवं विजय कुमार जो इनके सहयोगी रहे उस समय, तो आरसी अग्रवाल का नाम आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि जो आहड़ सभ्यता है इसका उत्खनन किसने किया, तो उत्खनन में तो आपको याद रखना है आरसी अग्रवाल। ठीक है, और खोज की अपन बात करें तो खोज किसके द्वारा की गई है, वो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा की गई है। ठीक है, तो प्रथम उत्खनन आरसी अग्रवाल ने किया जिनके सहयोगी थे विजय कुमार। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अपन व्यापक उत्खनन की ओर, कि व्यापक उत्खनन है जो किसके द्वारा किया गया है, एचडी सांकलिया। तो दो उत्खनन देखते हैं अपन इसके, कि प्रथम उत्खनन आरसी अग्रवाल के द्वारा किया गया था और उसको व्यापक रूप से फिर बाद में किसने किया, तो वो एचडी
सांकलिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब उत्खनन के जो स्तर है वो अपन को कितने मिल रहे हैं? 3 स्तर अपन को उत्खनन के मिल रहे हैं। स्फटिक पत्थर के उपकरण, तांबा, कांसा एवं लोहा और मृदभांड जो काई के बने हुए हैं, मिट्टी के बने हुए हैं। यानी कि प्रथम उत्खनन के दौरान जो अपन को मिली है चीजें वो काई की मिली है अपन को? स्फटिक पत्थर की मिली है। और दूसरे उत्खनन में मिला अपन को तांबा, कांसा एवं लोहा। और तीसरे में क्या मिला है? तो मृदभांड मिले हैं जो काई के बने हुए हैं, तो वो मिट्टी के बने हुए हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग मुख्य रूप से याद रखें कि खोज किसके द्वारा की गई? अक्षय कीर्ति व्यास। प्रथम उत्खनन आर.सी. अग्रवाल और उनके सहयोगी विजय कुमार। और व्यापक रूप से जो उत्खनन किया है वो किसने किया है अपने? तो वो एच.डी. सांकलिया के द्वारा किया गया है। कौन सी सभ्यता का? आहड़ सभ्यता का, जो कहाँ है अपने? उदयपुर में। कहां पर है? उदयपुर में। रियासत प्राचीन में बात करें तो कौन सी? मेवाड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगली कि आहड़ सभ्यता जो है वो कैसी है? पितृसत्तात्मक है। दोनों सभ्यताओं में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो कालीबंगा है, कालीबंगा वहां का समाज कैसा था? तो वहां का समाज अपन को मिलता है मात्र सत्तात्मक। कौन सा मिलता है वहां का? मात्र सत्तात्मक। और जो आहड़ का अपन को समाज मिल रहा है उसका स्वरूप कैसा है? तो वो पितृसत्तात्मक है। ठीक है, यानी कि अधिकार किसके? तो वो पिता के अधिकार है। नींव जो मकान है, वहां के जो मकान है उनकी जो नींव है वो कौन से रंग के पत्थर की मिली है? तो वो काले रंग के पत्थर की अपन को मिलती है। कि कौन सा है? काले रंग का पत्थर। दूसरी बात करें अपन की जो दीवारें हैं मकान की वो काई की है? कुछ दीवारें अपन को काई की मिली हुई है वहां पर? पत्थर की। और कुछ जो दीवारें हैं वो काई की मिली है? ईंटों से बनी हुई है। ईंटें कौन से यूज में ली उन्होंने? तो वो कच्ची ईंटें लेंगे। पकी हुई जो ईंटें हैं वो इस सभ्यता में अपन को देखने को नहीं मिलती है। तो दो बातें याद रखनी है आपको कि जो मकान है उनकी दीवार के नीचे की जो नींव है वो तो कौन से पत्थर की मिली थी? यहाँ पर काले पत्थर की। ठीक है, और दीवारें काई की मिली है? पत्थर एवं कच्ची ईंटों की। एक घर में 6 चूल्हों के प्रमाण मिले हैं, जो किस प्रकार की प्रक्रिया को बता रहे हैं कि वहां के जो परिवार थे वो किस प्रकार के थे? तो वो संयुक्त परिवार थे। लिखा हुआ है आगे अपने कि कौन से परिवार मिले अपन को वहां पर? संयुक्त परिवार व्यवस्था आहड़ सभ्यता के अंदर अपन को देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं कि चक्रकूप विधि से जल निकासी, यानी कि जो नालियां हैं वो एक जगह जाकर एक गड्ढे में गिरती है और उस गड्ढे में उनका पानी समा जाता है और दिन में धूप निकलने के कारण वो उसी में समाहित हो जाता है। तो वहां की जो चक्रकूप विधि है वो कौन सी सभ्यता में देखने को मिल रही है अपन को? तो वो मिल रही है अपन को आहड़ सभ्यता में। बढ़ते अपन आगे। यहाँ पर क्या मिला अपन को? मुख्य रूप से तांबा। और तांबा गलाने की एक क्या मिली है अपन को? तांबे है। तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है कि कौन सी सभ्यता में मिल रही है अपन को? आहड़ सभ्यता में, जो कहां पर है? उदयपुर में, जिसे ताम्रपति नगरी, आगाड दुर्ग आदि कहा गया है। कुल्हाड़ी, बर्तन आदि ये सब कहीं की मिले अपन को? तो ये सारी चीजें जो है वो अपन को कहीं की मिल रही है इस सभ्यता में? तांबे की मिल रही है, तांबे की। ठीक है, तो तांबे के अपन को वो कितने? वो 40 है। कि 40 वस्तुएं जो मिली है वो तो काई की है? तांबे की है, जिनमें मुख्य रूप से चाकू, कुल्हाड़ी, बर्तन सारे शामिल है। और एक तांबा गलाने की अपन को क्या मिली है? उसमें भट्टी मिली है। ठीक है, अगली जो बात करेंगे अपन वो काई की है कि लोहे के कितने उपकरण मिले हैं अपन को यहाँ पर? 79। और जैसे तांबा गलाने की भट्टी मिली थी उसी प्रकार काई को गलाने की भट्टी मिलती है? लोहा गलाने की भट्टी अपन को यहाँ मिलती है। ठीक है, तो दोनों चीजें आप मुख्य रूप से याद रखेंगे कि तांबे के कितने? 40 और लोहे के कितने मिले? 79 उपकरण अपन को मिलते हैं। तीसरी चीज, मुद्राएं जो मिली वो किस प्रकार की है? कि 6 यूनानी मुद्राएं जो तो काई की बनी हुई है? तांबे की। ठीक है, और 3 मोहरे और अपोलो देवता का चित्र जिसमें उसने धनुष बाण को हाथ में लिया हुआ है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ का जो व्यापार है वो कहां से देखने को मिलता है अपन को? ईरान एवं यूनान से। जैसे पहले अपन ने देखा कालीबंगा सभ्यता में कि कौन सी सभ्यता से व्यापार मिला? कि मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार मिला था। और जो मुहरे थे वो कहीं की मिली? तो वो मिली थी अपन को वहां पर बेलनाकार। ठीक है, तो ईरान से व्यापारित वस्तुएं जैसे लाजवर्द, लेपिस लाजुली, फिरोजा, तांबा आदि। ठीक है, तांबा आपको आहड़ सभ्यता के अंदर विशेष रूप से याद रखना है कि 40 जो उपकरण मिले हैं वो कौन के मिले? तो वो तांबे के मिले। और 79 जो उपकरण मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं अपन को लोहे के। फिर यूनान से व्यापारिक वस्तुएं कौन कौन सी? तो मुद्राएं, मदिरा, उत्तम धातुएं, कलात्मक वस्तुएं आदि। ये सब कहां से व्यापार में मिलती है? तो ये यूनान से।
और ईरान से क्या मिला है वो चीज आपको याद रखनी है। फिर बात करें विशेष अवशेषों की, तो बिना अत्ते के जलपात्र। बिना अत्ते के जलपात्र का क्या सीन है कि एक जग जिसमें पकड़ने का कुछ भी अपने पास नहीं, यानी कि सीधी संरचना बताई गई इकाई की जग की जिसमें पकड़ने का हत्ता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आहड़ सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या थी, तो मृदभांड जो मिले वो कहीं के मिले अपन को लाल एवं काले मृदभांड मिले। दूसरी बात करें कि अनाज के जो पात्र है उनको क्या कहा गया है, यहाँ पर गोरे एवं कोठे कहा गया, जिनमें क्या रखा जाता था, अनाज रखा जाता था। तीसरी बात कि शव जो है, मृत व्यक्ति का जो शव है उसे किस प्रकार दफनाया गया है, उत्तर दिशा में। और नंबर 4 बेल की टेराकोट आकृति, जिसे क्या कहा गया है, बनासियन बुल। कालीबंगा की एक विशेष बात याद रखना कि वहां जो पालतू जानवर के रूप में जो मिला है वो क्या मिला था अपन को, कुत्ते के साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है। और बनासियन जो बुल है वो कौन सी सभ्यता में याद रखना है आपको, तो वो आहड़ सभ्यता में याद रखना है। उधर 9 प्रकार की कृषि अपन को देखने को मिली थी और यहाँ पर क्या मिल रहा है अपन को, कहीं के प्रमाण मिल रहे हैं, चावल के प्रमाण मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 पॉइंट जो क्या है अपना कि रंगाई छपाई के ठप्पे, इनके सबूत भी कहां मिलते हैं अपन को, आहड़ सभ्यता में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं वो किससे परिचित नहीं थे, चांदी से परिचित नहीं थे, क्योंकि इस प्रकार का कोई भी साक्ष्य वहां पर नहीं मिला है। जो कौन सी धातु का, वो चांदी का। तो आहड़ सभ्यता में आपको क्या याद रखना है मुख्य रूप से, तो कि एक तो तांबा और दूसरा याद रखना है लोहा, इन दोनों से परिचित थे। 40 उपकरण कहीं की मिलते हैं लोहे के और 40 तो तांबे के और 79 लोहे के अपन को मिलते हैं, ठीक है। इसके 8 बार उजड़ने और 8 ही बार बचने के प्रमाण भी अपन को मिलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिए कि जो आहड़ सभ्यता है कितनी बार नष्ट हुई है, 8 ही बार ये नष्ट हुई है और 8 ही बार ये वापस बनी है। तो ये आपको विशेष याद रखना है कि 8 बार बसी और 8 बार उजड़ी है। और इसका जो विनाश का कारण है वो भी क्या बता रखा है अपन को, बाढ़, प्राकृतिक आपदा। वैसे के वैसे ही अपन जब कालीबंगा को पढ़ रहे थे तो वहां भी प्राकृतिक आपदा अपन देखते हैं, और कैनेडी के अनुसार बताया गया था अपन को कि इसका जो अंत हुआ है कालीबंगा का वो कहीं से हुआ है, तो वो संक्रमण के कारण हुआ है। और आहड़ का जो अंत बताया गया है अपन को वो सिर्फ क्या बताया गया है कि बाढ़ या प्राकृतिक आपदा है, जिसके कारण कौन सी सभ्यता का अंत हुआ है, तो वो आहड़ सभ्यता का अंत हुआ है। आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता, 2 सभ्यताएं अपन ने कंप्लीट पढ़ ली है। अभी सीईटी का अपना एग्जाम है अक्टूबर में, तो आप लोगों को ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है। और राजस्थान के इतिहास में अपन जो फैक्ट केवल जो पढ़ रहे हैं उन्हीं पर अपन को ध्यान देना है। अगली बात करें अपन कौन सी सभ्यता की, गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना राजस्थान। पहले ये सभ्यता कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ती थी अपने, तो ये पहले बताई जाती थी अपन को कहां पर, अलवर में। लेकिन वर्तमान में इसका जो जिला है वो कौन सा है अब, तो वो नीम का थाना राजस्थान, ठीक है। नदी की बात करें तो नदी कौन सी है, तो वो कांतली नदी। कौन सी नदी है, कांतली नदी। और काल जब बताया गया है वो क्या बताया गया है कि लगभग 2800 ईसा पूर्व इसका जो समय निर्धारण है वो किया गया है, ठीक है। जितनी भी सभ्यताएं हैं वो ईसा पूर्व में ही अपन को पढ़नी है, अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो थी वो सारी सभ्यताएं अपन को पढ़नी है। उपनाम क्या क्या है इसके, तो एक तो ताम्रवती सभ्यताओं की जननी, ठीक है। ताम्रवती सभ्यताओं की जननी, यानी कि जो तांबा है इसी का व्यापार अपन को यहाँ देखने को मिलता है। कि बाकी जितनी भी सभ्यताएं थी उन सभी जगह पर तांबा कहां से सप्लाई किया जाता था, कहां से भेजा जाता था, तो वो कौन सी सभ्यता अपनी, वो गणेश्वर सभ्यता है। सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता, सबसे प्राचीन ताम्र सभ्यता वो भी किसकी है, तो वो गणेश्वर को बोला जाएगा। पुरातत्वों का पुष्कर किसे कहा जाएगा, तो वो भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और फिर विशेष तथ्य जो इतिहासकारों द्वारा अपन को गणेश्वर सभ्यता को लेकर बताए गए हैं वो क्या है कि सिंधु सभ्यता को जो तांबा है वो यहीं से भेजा जाता था। तो इसी बात का मैं उल्लेख कर रहा था कि जितनी भी सभ्यताओं के अंतर्गत अपन को तांबा प्राप्त हुआ है, तो वहां आपको एक विशेष याद रखनी है कि जितनी भी सभ्यताएं उनको तांबा जो व्यापार करता था वो कौन करता था, तो गणेश्वर सभ्यता के लोग जो थे वो इसका व्यापार किया करते थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गणेश्वर सभ्यता की खोज एवं उत्खनन, खोज किसके द्वारा की गई, तो रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, ठीक है। कब की गई, 1972 ईस्वी में। और इसका जो उत्खनन कार्य किया गया है वो भी किसके द्वारा किया गया है, रतन चंद्र अग्रवाल एवं विजय कुमार। विजय कुमार आपको दोनों जगह याद रखना है, इन्होंने सहयोगी के रूप में कार्य किया था,
ठीक है। और मुख्य रूप से इसका जो खोज है वो भी किसके द्वारा की गई है, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और उत्खनन कार्य भी किसके द्वारा किया गया है, तो वो भी रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया है। आगे बढ़ते हैं अपन। गणेश्वर सभ्यता के प्रमुख साक्ष्य, यहां से अपन को क्या क्या मिला है कि एक तो अपन को मिले ताम्रउपकरण जो 99% शुद्ध रूप से कहीं के हैं, वो तांबे के हैं। दूसरी चीज कि मछली पकड़ने का कांटा अपन को मिला। तीसरा एक तीर मिला, एक भाला मिला, कुल्हाड़ी और सुइयां। ये सारी अपन को जो मिली है कहीं की मिली है, तो ये सारी कहीं की बनी हुई है, ये तांबे की बनी हुई अपन को मिली है। निर्माण की बात करें तो क्या कि जो मकान है वो कहीं के बने हुए हैं, पत्थर के। कंपेयर करें आप जब भी सभ्यताओं को पढ़े तो आहड़ में किस प्रकार था, गणेश्वर में किस प्रकार का है, और वही चीजें कालीबंगा में किस प्रकार थी। और आगे भी जब अपन सभ्यताओं को पढ़ेंगे अभी एक पार्ट और, तब अपन देखेंगे कि जो बाकी सभ्यताएं वहां पर चीजें किस प्रकार की थी। विश्व में सबसे प्राचीन पत्थर के बांध के प्रमाण भी कहां से मिल रहे हैं अपन को, तो वो भी अपन को मिल रहे हैं गणेश्वर सभ्यता से। ठीक है। यहाँ के जो मृदभांड है उनका रंग तो कैसा है, काले एवं नीले रंग के मिले। ये दोनों देख सकते हो आपके काले और नीले रंग के मिले। और इन पर जो बीच बीच में ये है, ये क्या बने हुए हैं, तो इस प्रकार की जो संरचना थी ये सारी अपन को देखने को मिली उसमें, जिसे क्या कहा जाता था, कपिश वर्ण, यानी कि काले एवं नीले रंग के क्या मिले हैं, मृदभांड मिले हैं। आगे देखते हैं अपन। हाँ, इसको लेकर अपन बात करेंगे वापस। तो सभ्यताओं की दूसरी क्लास में राजस्थान की जो सभ्यताएं अपन पढ़ रहे थे, अपन ने सबसे पहले किस चीज को पढ़ा, तो अपन ने कालीबंगा को पढ़ लिया। उसके बाद अपन ने पढ़ी आहड़ सभ्यता, और तीसरी अपन ने पढ़ी कौन सी सभ्यता, तो वो पढ़ी अपन ने गणेश्वर सभ्यता। क्लास अपनी बहुत जल्दी चल रही है अभी, तो आप लोग निरंतर जो है वो हमारे साथ जुड़े रहे और रोज एक क्लास को जैसे अपडेट होती है क्लास, तो आप उसको देखते रहे। और एक बात और है, जो अपने 10th वाले बच्चे और 12th वाले जो बच्चे हैं एनसीईआरटी बोर्ड्स में जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक विशेष सूचना है कि अब से आरडी के क्लासेस परिवार जो है वो एनसीईआरटी 10th बोर्ड और 12th बोर्ड की कक्षाएं बहुत जल्द शुरू करने वाला है। और 10th वालों के लिए सबसे पहली चीज कि ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसकी क्लास आपको कल शाम को 8 बजे आरडी के क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आपको करना क्या है कि जितने भी आपसे जुड़े 10th और 12th के बच्चे हैं जो राजस्थान बोर्ड के एग्जाम देते हैं, तो उन सभी को आप सूचित कर दें। और आरडी के क्लासेस का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करवाएं, ताकि उन तक जो है वो आरडी की क्लासेज की एनसीईआरटी 10th और 12th की क्लास है वो उन तक पहुंच सके। तो सभी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े रहें और आरडी की क्लासेज का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें। जो भी वीडियो डाली जाती है उसे लाइक करें, कमेंट के माध्यम से हमें हर बात को साझा करें कि आगे की जो क्लासें हैं उन्हें किस प्रकार रखा जाए, किस प्रकार उनको डाला जाए, कि कौन सा टॉपिक आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और बाकी हमारी कोशिश है कि जो सबसे सटीक और स्पष्ट मैटर है वो हम आप लोगों तक प्रोवाइड करवाएं। आप सभी का धैर्य और विश्वास इसी प्रकार आईडी के क्लासेस पर बनाए रखें। मैं अंकुर पांचाल इस क्लास से विदा लेता हूं और मिलते हैं अपन कल अगली क्लास में। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।